हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़। ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी आपके जेई मेंस, एडवांस, नीट और स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th से। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो गाइस, इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि ये एटम क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का आज हम लोग कवर करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर हम लोग जानेंगे डिस्कवरीज के बारे में। डिस्कवरीज किसकी? डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर हम लोग बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। फिर हम लोग उसके ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। देन वी विल मूव ऑन सब फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डिस्कवरीज ऑफ सब फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब सवाल ये आता है, मैं आपको कुछ बताता हूँ। सपोज करिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को कट करना स्टार्ट कर रहे हैं और हम उसको कट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि लास्ट में आपके पास कुछ ऐसा बचेगा जिसको आप नहीं कट कर सकते। तो उसी उसी पार्टिकल को अर्ली इंडियंस और ग्रीक फिलोसफर्स ने नाम दिया एटम। फिर 1808 में 1808 में ब्रिटिश टीचर थे जिनका नाम था जॉन डॉल्टन। उन जॉन डॉल्टन ने क्या किया, पहली थ्योरी प्रपोज्ड की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब सवाल ये है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अंदर बताया कि जो भी मैटर है, मैटर क्या होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। मैटर इज द एनीथिंग मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। वो सब कुछ मैटर है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास क्या होता है, मास होता है। वो सारी चीजें क्या है, मैटर है। तो डाल्टन ने बोला था कि जो मैटर होता है, जितना भी मैटर है, कंसिस्ट ऑफ ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम इनडिविजिबल एटम। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ ऑफ indivisible atom indivisible atom. Now what is the meaning of that indivisible atom? इसका मतलब ये था कि मैटर जो है, आपको पता है कि मैटर वो सब कुछ मैटर है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास मास होता है। उस मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। उस एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था इस थ्योरी का? सेकेंड पॉइंट था एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल आर आइडेंटिकल। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सभी आइडेंटिकल होंगे। अगर मैं किसी एक एलिमेंट की बात करूं और उसके एटम्स की बात करूं, सपोज करिए आप, जैसे मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं इन दो हाइड्रोजन के एटम्स की बात करूं तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। दैट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एटम्स atoms of different atoms of different elements are unique और different। यूनिक इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं दो एलिमेंट्स के एटम्स की बात करता हूँ, मैंने एक एलिमेंट हाइड्रोजन का एक एटम लिया, हाइड्रोजन एटम लिया, और मैंने एक ऑक्सीजन एटम लिया।
और अगर मैं इन दोनों एटम्स की बात करता हूं तो ये दोनों एटम्स आपस में यूनिक होंगे, अलग अलग होंगे, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। ये तीसरा मेन पॉइंट था किसका, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एटम्स कंबाइन इन होल नंबर रेशो। अगर एटम्स को कंबाइन करना है, अगर एटम्स कंबाइन होना चाहते हैं तो वो हमेशा एक होल नंबर में कंबाइन होंगे, इन होल नंबर रेशो। आपने बहुत सारे कंपाउंड्स देखे होंगे, आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखे होंगे, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स की हम लोग बात करते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एटम्स वो आपस में कंबाइन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वो जो एटम्स है वो हमेशा एक होल नंबर रेशो में कंबाइन करेंगे। दैट इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज in any chemical reaction or in chemical are a reactions are a arrangement arrangement of atoms. It means अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानने के। पहला था फॉर्मेशन ऑफ गैस और इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि पुराने बॉन्ड्स एटम्स के बीच में टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड्स एटम्स के बीच में बनेंगे। तो हो क्या रहा है, एटम्स का अरेंजमेंट हो रहा है, एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। ये क्या था, ये पांचवा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था किसका, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। नेक्स्ट, अब ये तो डाल्टन ने बता दिया, 5 पॉइंट्स दे दिए। ये जो पॉइंट्स थे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी एक्सप्लेन कर सकती थी, ये एक्सप्लेन कर पा रही थी किस किस चीज को, ये एक्सप्लेन कर पा रही थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे थे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। अब ये क्या क्या है, ये सब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो कि हमारा होने वाला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है बस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। और ये एक्सप्लेन कर पा रहा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो दिक्कत कहाँ आई, इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट्स। सो इन 19th scientists found that atom is divisible. कुछ समय बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें पता क्या चला, साइंटिस्ट को पता चला कि जो एटम है वो कैसा है, वो डिविजिबल है, यानी कि एटम को फर्दर तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब अब जो ये थ्योरी थी, इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस हो गए। क्या क्या लिमिटेशंस हो गए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बोला था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगाया कि जो एटम है वो कैसा है, डिविजिबल है। अब ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को, ना ही एक्सप्लेन कर पाई थी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे वो एक दूसरे से अलग है। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस थी। क्या क्या लिमिटेशंस थी एक बार लिख लेते हैं। लिमिटेशंस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशन थी। द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज failed failed to explain failed to explain the internal structure of atom and assumed that
assume that have no structure. किसने ऐसा assume किया? समझ पा रहे हैं ना गाइस? आप सभी का ध्यान इधर होना चाहिए. Look at the screen. Now the second point, and now the second limitation is could not explain. It could not explain. It could not explain how atoms. It could not explain how atoms of different elements of different elements differ from one another. From one another. From one another. ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि कैसे जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. नाउ द थर्ड लिमिटेशन इज इट could not explain that how atoms of different elements combine with one another. ये इसका एक और लिमिटेशन था. तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के. क्या थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? जितना भी मैटर है वो बना हुआ है इंडिविजिबल एटम से, यानी कि ऐसे एटम से जिसको हम नहीं तोड़ सकते. एटम जो होता है वो सेम एलिमेंट्स का आइडेंटिकल होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स का अलग अलग होता है. एटम्स जब भी कंबाइन होंगे एक होल नंबर रेशो में कंबाइन होंगे. साथ ही साथ किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं. एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से ही कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है. ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ सवाल करते हैं. पहला सवाल जो कि आपके सामने है वो है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है गाइस. ये जो क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2024 शिफ्ट सेकंड का जेई का क्वेश्चन है. नाउ चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट पूछा हुआ है. Compounds are formed when atoms of different elements combine in any ratio. All the atoms of a given element have identical properties including identical mass. Matter consists of indivisible atoms. Chemical reaction involve reorganization of atom. अब गलती कहाँ करते हैं? अब देखिए सवाल बहुत आसान है. गलती कहाँ होती है? आप क्या करेंगे? आप जल्दीबाजी में लगा के आएंगे सी आंसर, जो कि सही नहीं है. इसके अंदर पूछा हुआ है, आप सोचेंगे कि एटम तो डिविजिबल है, ऐसा हमें पता है एटम डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे कि सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया. लेकिन सी ऑप्शन सही है. इसने बोला हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है वो इनकरेक्ट है. तो डाल्टन ने क्या क्या बताया था? इंडिविजिबल मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं. केमिकल रिएक्शन एटम्स के रीऑर्गेनाइजेशन से होती है. ठीक है ना. जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं. जो एटम्स है वो कंबाइन करते हैं एक होल नंबर रेशो में, बट यहाँ पर बोला हुआ है इन एनी रेशो. तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए. गलती क्या करते हैं आप लोग? सी आंसर लगा के आते हैं. ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं. दूसरा सवाल आपके सामने, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट विच वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन. कौन सा ऐसा स्टेटमेंट इनमें दिया गया है जो डाल्टन के द्वारा नहीं दिया गया था? शिफ्ट सेकंड का 7 जनवरी 2020 का सवाल है जेई का. मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स. बिल्कुल सही बात है, बोला था डाल्टन ने ये बात. बोला हुआ है वाज नॉट प्रपोज्ड बाय. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर को ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर मार्क करना है. When gases combine or reproduced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. Okay. Now the third option is chemical reaction involve reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. That is your third option. Now the fourth option is all the atoms of a given element have identical properties including identical mass. Of different elements differ in mass. तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा?
कौन सा प्रपोज नहीं किया था डाल्टन ने? अभी हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने किसी भी पॉइंट के अंदर किसी तरीके की टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात नहीं की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये डाल्टन ने प्रपोज नहीं किया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आप देख रहे हैं ना, देखिए ये भी 5 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 का सवाल है। सवाल बहुत ही आसान पूछा जाता है। बस आपको करना क्या है, आपको चीज़ों को ध्यान से, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, और जब भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय रिवीजन बार बार करना है। तो पहला स्टेटमेंट, पहला क्या दिया हुआ है, पहला फर्स्ट दिया हुआ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, सही है बिल्कुल। मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था, मैटर जो है वो इनडिविजिबल है। इसका मतलब एक तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड्स आर डिफरेंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है बिल्कुल बात। एटम्स, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। गिवन एलिमेंट, सेम एलिमेंट की क्या, सेम एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या डिफरेंट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये वाला गलत हो गया। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ये बताया, बोला था उसने। ये जो काउंटिंग है ये ऊपर नीचे हो गई। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब एक तो आपका बी गलत है और एक आपका डी ऑप्शन गलत है, तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग जान चुके हैं कि डाल्टन्स ने क्या बोला था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, क्या क्या उसके मेन पॉइंट्स थे, क्या क्या उसके लिमिटेशंस थे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी? अब हमें पता चल चुका है, समय समय के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ साइंटिस्ट ने पता लगा लिया कि जो एटम है वो डिविजिबल है। एटम इज डिविजिबल इन नेचर। इसका मतलब एटम को फर्दर आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। तो हमें कुछ पता लगा, कुछ सब फंडामेंटल, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो आइए जानते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं किसके बारे में, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज कैसे कैसे हुई, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, क्या क्या उनके अंदर ऑब्जर्वेशन हमें मिली। तो चलिए शुरू करते हैं पहली डिस्कवरी से, जो कि है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली डिस्कवरी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की गई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जिसका नाम था CRT एक्सपेरिमेंट। अब ये CRT एक्सपेरिमेंट क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या आप इसको सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। किसने परफॉर्म किया था? ये परफॉर्म किया था, किसने किया था परफॉर्म? जे थॉमसन ने, ठीक है। जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट क्या किया था, परफॉर्म किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ क्या था? जैसे कि आप नाम से जान पा रहे हैं, इसके अंदर एक वर्ड है डिस्चार्ज ट्यूब। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? जो ये बनी हुई है ना, ये ट्यूब होती है डिस्चार्ज ट्यूब। किया क्या थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया, और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद उसके अंदर क्या फिल कर दी? उसके अंदर फिल कर दी गैस। कौन सी गैस? उसके अंदर फिल कर दी हाइड्रोजन गैस। वो भी कैसे? लो टेम्परेचर पे। कितना लो? 10⁻⁴ atm, इतना लो टेम्परेचर। साथ ही साथ उसमें क्या कनेक्ट किया? उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाई,
और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो कि है एक हाई वोल्टेज जनरेटर। कितना हाई? इसका जो वोल्टेज है वो है नियरली 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, 10K वोल्ट। हुआ क्या? जो नेगेटिव एंड है, वो तो किससे किससे कनेक्टेड है? कैथोड से। नेगेटिव एंड। जो पॉजिटिव एंड है वो किससे कनेक्टेड है? एनोड से। जब इस सर्किट को कंप्लीट करके स्विच ऑन किया गया तो हुआ क्या? ऐसा देखा गया कि एनोड के पीछे, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, यहाँ पर हमने फोस्फोरस का एक मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल एक लगाया हुआ है, इस पर हमें ग्रीन ग्लो शो हुआ। पता किया गया कि ग्रीन ग्लो कैसे आ रहा है, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए, चीज़ें देखी गई, तो पता क्या चला कि जो गैस हमने इसके अंदर फिल की है वो गैस क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है, और यहाँ से कुछ कैथोड से कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज निकल कर आ रही हैं किसकी तरफ? एनोड की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से एनोड के पीछे जो फ्लोरेसेंट मटेरियल, जो फोस्फोरेंस मटेरियल लगा हुआ है, वो कैसा कलर शो कर रहा है? ग्रीन कलर। तो ऐसे पता लगा कि कुछ कुछ रेज निकल के आ रही हैं कैथोड की तरफ से, तो उनको नाम दिया गया कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। ठीक है, अब सवाल एक यहाँ पर यह आता है, क्लियर करते हुए सारी चीजें यहीं पे क्लियर करते हुए चलेंगे। सवाल ये आता है कि सर हमने हाई वोल्टेज ही क्यों लिया? हाई वोल्टेज क्यों लिया? क्योंकि लो वोल्टेज पर जो आपकी गैसेज होती हैं वो पुअर कंडक्टर की तरह काम करती है, बैड कंडक्टर की तरह काम करती है, इसीलिए हमने यहाँ पर कैसी वोल्टेज ली? हाई वोल्टेज। तो सर एयर जो हमने गैस इसके अंदर फिल की उसका प्रेशर लो क्यों लिया? आप सभी लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। नहीं जानते तो कोई बात नहीं। पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर। तो पी और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल, जितना ज्यादा प्रेशर कम होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? कम। जितना ज्यादा प्रेशर कम होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? कम। तो सर इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कम होने का मतलब है कि जो गैस के पार्टिकल्स इसके अंदर हैं, ठीक है ना, जो गैस के पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो भी कम होंगे। ज्यादा डेंसिटी अगर होगी तो वो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराएंगे तो जो रेस कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ आ रही है वो सही से नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है ना? तो सो टू मूव फ्रीली इसीलिए हम क्या करते हैं? जो प्रेशर लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम लेते हैं। समझ में आई मेरी बात? आगे चलते हैं। When gas is kept at low pressure and high voltage and discharge tube, gas start conducting electricity because they ionize, क्योंकि गैस क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। Now the second point is some visible rays from move from cathode to anode, as these rays seems to be originating from cathode, they are termed as cathode rays। कैथोड से निकलने वाली रेस को क्या नाम दिया जाता है? कैथोड रेस। अब बात करते हैं कि कैथोड रेज जिनकी हम बात करें कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज? तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी कैथोड रेज की देखी गई वो क्या है? वो जो कैथोड रेज होती हैं ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो कैथोड रेज है वो हमेशा सीधी लाइन में चलती है, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पता कैसे चला सर? पता कैसे लगा? पता ऐसे लगा सर कि हमने क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय हमने बीच में एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो पीछे क्या हुआ? पीछे एक शार्प शेडो बन गई उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो शार्प शेडो की वजह से हमें पता लगा कि जो कैथोड रेज हैं वो कैसे ट्रेवल करती हैं? ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? ये कैथोड रे की पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। मतलब मतलब अगर आप क्या करते हैं, जो कैथोड रेज होती है वो किसी मटेरियल पार्टिकल की बनी होती है, कैसे पता लगा हमें कि वो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं या किसी मटेरियल पार्टिकल की बनी होती हैं? ये पता कैसे लगा? हमने क्या किया, हमने हमने बीच में एक पेडल व्हील रख दिया, लाइट पेडल व्हील। पेडल व्हील क्या होता है? पेडल व्हील आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, वो आपने देखा ना मेले में जाते हैं तो वो एक लकड़ी सी होती है, उसके ऊपर एक पंखुड़ी सी लगी होती है, जब उसको हम ऐसे इधर उधर लेके भागते हैं तो वो घूमता है, लाइक वैसे पेडल व्हील वही है एक तरीके से, है ना?
तो जब हम पेडल व्हील कैथोड रे के रास्ते में रखते हैं तो जो पेडल व्हील है ये क्या करने लगता है, ये स्टार्ट रोटेटिंग, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो कैथोड रेज हैं उनके पास कैसा इफेक्ट होता है, मैकेनिकल इफेक्ट होता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो कैथोड रेज हैं वो किसकी बनी हुई है, वो मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई है। क्या ये दूसरी प्रॉपर्टी है किसकी, कैथोड रेज की। तीसरी प्रॉपर्टी, when you applied electric field or magnetic field, these rays showed deflection। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये जो रेज हैं कैथोड रेज, ये डिफ्लेक्शन शो करती है। सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जो ये पॉजिटिव प्लेट है मेरी, ये वाली जो पॉजिटिव प्लेट है, इसकी तरफ जो ये कैथोड रेज है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये क्या शो करता है, यही शो करता है कि जो हमारी कैथोड रेज है, कैथोड रेज हैं उनके ऊपर वो कैसा चार्ज पोजेस करती है, वो नेगेटिव चार्ज रखती है, ये कंफर्मेशन देता है, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी क्या शो करते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कैथोड रे आ रही है, और ये कैथोड रे क्या हो जा रही है, कैथोड रे डिफ्लेक्ट हो जा रही है ना, कैथोड रे डिफ्लेक्ट हो जा रही है अपने पास से, ऐसे जानी तो सीधी चाहिए थी लेकिन जा कैसे रही है, अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो ये कौन सी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है किसकी, कैथोड रेज की, ठीक है। नाउ नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, इसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको लिख लेते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कैथोड रेज की, कैथोड रेज जब भी किसी डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पर स्ट्राइक करेंगी तो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस कलर को प्रोड्यूस करेंगी, ये हमने देख ही लिया। साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैथोड कैथोड रेज कैथोड रेज आयोनाइज द गैस। ये जो कैथोड रेज है ना, ये क्या करती हैं, ये गैस को आयोनाइज करती हैं, क्या करती हैं, गैस को आयोनाइज करती हैं, थ्रू विच दे पास, जिस गैस से भी ये पास होती हैं उसी गैस को ये क्या कर देती हैं, आयोनाइज कर देती हैं, ठीक है। ये हो गई पांचवी प्रॉपर्टी। नाउ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज, when you place a metal when you place a metal तो लाइक कॉपर टंगस्टन, जब भी आप कोई मेटल की प्लेट पर या मेटल की शीट पर कैथोड रेज को फोल्ड कराते हैं तो कैथोड रेज प्रोड्यूस करती हैं एक्स रेज। क्या बोला मैंने, लिखते हैं इस पॉइंट को, कैथोड रेज होती हैं प्रोड्यूस एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं, कब, when, जब दे आर मेड टू फॉल, when they are made to fall, जब भी आप उनको किस पर फॉल कराते हैं, फॉल ऑन मेटल्स, जब भी आप उनको किस पर फॉल कराते हैं, मेटल्स पर, सच एज, जैसे कि टंगस्टन या फिर कॉपर, किसी इस तरह की किसी मेटल पे जब भी आप इनको फॉल कराते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्स रेज, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप कोई फॉइल रखते हैं तो जो कैथोड रेज है उनको पेनिट्रेट कर जाती हैं, so cathode rays can penetrate through the thin metal foil. So these are the properties of cathode rays. Now the most important property of the cathode rays, जो कैथोड रे की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, the ratio of specific charge E by m is same for all cathode rays irrespective of the gas used in the tube। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जब भी आप स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज अपॉन मास का जो रेशो होता है उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज। सभी कैथोड रेज के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बनी हुई है जिनको नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब भी गैस आयोनाइज होगी तो उसके अंदर से क्या निकलेंगे बाहर, इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रेवल करके जाते हैं एनोड की तरफ, और एनोड के पीछे फ्लोरेसेंट मटेरियल जो लगा होता है उस पर लाइट ग्रीनिश कलर का
फेंट से कलर का एक ग्लो देते हैं। तो हमेशा क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, भले ही कोई सी भी गैस हो उसके अंदर, कोई सी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ गैस, कोई सी भी गैस हो, तो जो E/m जो रेशो होगा वो कैथोड रेस के लिए हमेशा क्या होगा, सेम होगा, सेम फॉर ऑल गैसेस, सेम फॉर ऑल गैसेस इररेस्पेक्टिव ऑफ द गैस इन द ट्यूब। इस बात पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा कि उसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है या फिर कौन सी किस तरह की इलेक्ट्रोड्स उसके अंदर लगी हुई है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये तो हो गया आपका आम जिंदगी, ठीक है ना। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो एक इंपॉर्टेंट, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के ना एनोड की डिस्कवरी के बाद बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बाद बात करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले बात करते हैं, इससे पहले बात करते हैं चार्ज मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करते हैं, चार्ज अपॉन मास, जिसको हम नाम देते हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज अपॉन मास रेशो की हम लोग बात करते हैं। अब ये क्या होता है चार्ज अपॉन मास रेशो, चार्ज अपॉन मास रेशो का मतलब होता है E/m, E/m रेशो। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना छोटा मास है, देख पा रहे गाइस, कितना छोटा मास है, ठीक है ना। तो ये चार्ज होता है, ये मास होता है। तो अगर मैं चार्ज अपॉन मास का रेशो निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, -1.6 E/m इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। ये कूलम में है, ये केजी में है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये आता है 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। आपको इसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप केवल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है वो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन पर मास कितना है वो याद रखिए, और आप वहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, चार्ज अपॉन मास का रेशो। और इसे कोई क्या बोला जाता है गाइस, क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, समझ में आई। अब सर आपने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है सर, मास इतना होता है, सर ये पता कैसे लगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है, पता कैसे लगा। और सर साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव भी तो आएगा, सर आपको नहीं पता क्या, पता है। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका मोड ले रहे हैं, अगर हम इसका मोड लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि सर आपने बोला कि हमें पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, पता कैसे है सर, पता कैसे चला। तो आइए पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना है, कैसे पता लगा। चलिए उससे पहले कुछ सवाल करते हैं। Why low pressure of gas is used? Why low pressure of gas is used in cathode ray experiment? अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले कि हम लो प्रेशर जो है वो क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं गाइस। इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड a long mean free path, mean free path to electrons। किस लिए, इलेक्ट्रॉन्स को एक अच्छा खासा पाथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पाथ मिलेगा आने जाने के लिए तो उससे क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ इजीली जा पाएगा विदाउट एनी कोलिजन विद गैस मॉलिक्यूल, है ना, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली जा पाएगा। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, अगर ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा कर देंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आपस में कोलाइड करेंगे। और अगर वो आपस में कोलाइड करेंगे ना, तो कोलाइड करने की वजह से वो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलकर एनोड की तरफ जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गैस के मोल्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है,
इज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ, स्पेसिफिक चार्ज अभी हमने पढ़ा था, चार्ज E अपॉन m ऑफ पार्टिकल्स डिस्कवर्ड इन कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। हमने बताया था आपको, हमने बोला था कि जो चार्ज अपॉन मास का रेशो होता है वो कैथोड, सारी कैथोड रेज के लिए सेम होगा, बट गैस की नेचर पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। नो, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, नो। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल करने से पहले हमारा सवाल था कि सर चार्ज का पता कैसे चला कि इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज है सर, तो पता कैसे चला? उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलिकन्स, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। आइए उसके बारे में जानते हैं, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है क्या? मिलिकन सर ने क्या किया था, मिलिकन सर ने कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर एक एटोमाइजर लगाया, एटोमाइजर, ठीक है ना। एटोमाइजर क्या है? ये इसके अंदर ना ऑयल भरा हुआ है और ये छोटी छोटी ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करने के काम आता है। जैसे बार्बर शॉप में जाते हैं ना, वो पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स स्प्रे करता है, वो जो स्प्रेयर होता है ना, ऐसे ही ये एटोमाइजर है, जस्ट लाइक दैट, है ना। साथ ही साथ ये प्लेट, ये आधी कटी हुई प्लेट आपको आधी दिख रही है, लेकिन ये पूरा सर्कल है, ये आधा काट के दिखाया हुआ है। इसके बीच में ये एक होल है, ये वाला एक होल है ये, ठीक है ना। साथ ही साथ हमने यहाँ पर लगाया हुआ एक एक्सरे का सोर्स। ऊपर वाली जो प्लेट है, ये रेड वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट है, जो नीचे वाली प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट है, यानी कि हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। अब हो क्या रहा है, मैंने क्या किया, मैंने इस एटोमाइजर से स्प्रे किया। जब मैंने इससे स्प्रे किया तो स्प्रे करने पर यहाँ पर छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉपलेट्स आ गई, है ना। ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स क्या कर रही हैं, ये ऑयल की ड्रॉपलेट्स इस होल के, हम छोटा सा ओवरव्यू लेंगे इसका, है ना, इससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा भी जाता है तो हम उसको कवर करेंगे, सवाल भी करेंगे हम इसके ऊपर, ठीक है ना। ये जो ड्रॉपलेट्स है ये क्या करती हैं, ये कुछ ड्रॉपलेट्स इस होल के थ्रू नीचे आ जाती हैं, और नीचे आती हैं, हमने यहाँ पर लगाया हुआ एक्सरे का सोर्स। ये एक्सरे क्या करता है, जो इस चैम्बर के अंदर गैस प्रेजेंट है उसको आयोनाइज कर देता है, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं और इस ड्रॉप की सरफेस पर जाकर चिपक जाते हैं, इस ड्रॉप की सरफेस पर जाकर क्या हो जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। और होता क्या है, ये ड्रॉप का जो वेलोसिटी है ना, इसको हम, इसका जो एक्सेलरेशन है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये ड्रॉप है, सपोज करो ये नीचे क्यों आई, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि mg, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, यानी कि फोर्स, इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन चिपका तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, यानी कि एक फोर्स लगेगा जो कि आपका क्या होगा, जो कि आपका होगा Q इंटू ई, ठीक है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये ड्रॉप क्या हो जाएगी, ड्रॉप यहाँ पर बीच में अटक जाएगी। अब इसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसी की हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो क्यू ई है ये बराबर हो जाएगा एम जी के, और यहाँ से क्यू बराबर क्या आ जाएगा, एम जी अपॉन ई। और जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये बन जाता है आपका Q इज इक्वल्स टू एन ई, और ये आपका फिजिक्स का एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पर Q क्या है, Q चार्ज है, E क्या है, E इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है ना, और N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमें एक चार्ज की वैल्यू मिल जाती है, और वो एक चार्ज की जो वैल्यू है वो एक वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल होती है, और वो वैल्यू किसके बराबर आती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहीं से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो ये था आपका मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। चलिए उसको समझने के लिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द following charge in arbitrary units were found on a series of oil droplets 4.5 into 10⁻⁸, 3.0 into 10⁻⁸, 6.0 into 10⁻⁸, 7.5 as same ऐसे ही 9.8 into 10⁻⁸। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन शुड बी, इन वैल्यूज के हिसाब से हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें एक सीरीज का ये कुछ चार्ज मिला, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन पर, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो 4.5,
10⁻18 तो सब में सेम है, 3, 6, 7.5, 9.8, 9.0। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो आपका ये 4.5 है इन वैल्यूज में, आप ध्यान से देखिए आंसर की वैल्यूज में, इसमें 3 है, 9 है, 1.5 है, 1.6 है। अब आप क्या गलती करेंगे, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको मार्क कर देंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखते ही, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको वैल्यूज ध्यान से देखनी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सारी की सारी इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, Q इज टू एन ई। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर E की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब आप E की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो सारी वैल्यूज है ये 1.5 के कुछ मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल में कुछ दिख रहा है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। आप चेक कर सकते हैं, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। दैट इज योर होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, ई बाई एम रेशो क्या है, जो कैथोड रेज है वो कैसे चलती है, उनके ऊपर कैसा चार्ज है, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। हमने ये जान लिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कैसे पता चला, हमने मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। अब चलिए जानते हैं, चलते हैं अगले सब एटॉमिक पार्टिकल की तरफ, जो कि है आपका प्रोटॉन। क्या है आपका प्रोटॉन। उससे पहले चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये जेई मींस 2023 का फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का फैब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन अ कैथोड रे ट्यूब हैव बीन एमिटेड विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इज आर ट्रू अबाउट द एमिटेड रेडिएशन इज। एच की वैल्यू गिवन है, एम ई की वैल्यू गिवन है। अब सर ये एच क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है। ये दो कॉन्सेप्ट से मिलकर बना हुआ है। एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगा हुआ है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ठीक है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला। तो हम पहले इसको आज इस वाले कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन छोड़ दो, दूसरा ऑप्शन से पढ़ते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ना, मैंने आपको बताया था कि ना तो जो कैथोड रेज हैं वो ना तो गैस की नेचर पे डिपेंड करती है, ना ही इलेक्ट्रोड्स की मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। मतलब इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, बिल्कुल ठीक है। द नेचर ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो एक तो आंसर इसका सी वाला करेक्ट है और एक इसका आंसर ए वाला करेक्ट है। ए वाला कैसे है, आने वाले कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे इसके अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो है डेल्टा, वेवलेंथ पूछा हुआ है ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है ना, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आप जब निकालेंगे तो ए आंसर भी आपका ठीक आएगा। आगे हम इसको करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब वाज ऑब्जर्व्ड एट। आप स्क्रीन को पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट किया करिए, फिर मैं इसका आपको बता ही देता हूँ आंसर क्या होता है। तो कैथोड रे के अंदर जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर जो गैसेस थी वो कैसे भरी हुई थी, लो प्रेशर हाई वोल्टेज, लो प्रेशर ठीक है, हाई प्रेशर ये भी गलत हो गया, लो प्रेशर ठीक है, हाई प्रेशर ये गलत हो गया, वोल्टेज चेक कर लो, हाई वोल्टेज ठीक है, लो वोल्टेज ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना। अब बात करते हैं, चलिए हमने जान लिया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, सब कुछ हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लिया जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड था अभी के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। दोनों चीजें सेम है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन समझ में आया तो आप डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। कैसे, सेम चीज थी, हमने सेम डिस्चार्ज ट्यूब लिया, सब कुछ सेम किया, हाई वोल्टेज लो प्रेशर गैस भरी हमने उसके अंदर, वैक्यूम क्रिएट किया, सब कुछ सेम। बस चेंज क्या है कि जो हमने इस बार कैथोड ली उस कैथोड के अंदर हमने ये होल्स कर दिए, होल्स, होल्स बना दिए, ठीक है ना, होल्स, होल्स बना दिए। इस होल करी हुई कैथोड को नाम दिया गया परफोरेटेड कैथोड, इसको बोला जाता है परफोरेटेड कैथोड। सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जैसे ही स्विच ऑन किया इस बार देखा क्या गया कि एनोड के पीछे तो ग्रीन कलर का ग्लो दिख ही रहा था, लेकिन जैसे ही परफोरेटेड कैथोड भी लगा दी ना तो रेड कलर का ग्लो दिखना स्टार्ट हो गया गाइस। अब देखा गया कि क्या हो रहा है, तो पता चला कैथोड से तो कुछ रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलकर एनोड की तरफ जाते ही हैं, साथ ही साथ एनोड एनोड कैथोड के तरफ भी कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज आ रही है जिनको नाम दिया गया एनोड रेज,
साथ ही साथ ये होल से पास होती हैं, तो इसलिए इनको एक नाम और दिया जाता है, कैनाल रेस, क्योंकि ये जो होल्स है ना इनको कैनाल्स के जैसा बोला गया, तो इसलिए हम इनको नाम देते हैं कैनाल रेस। ठीक है गाइस, तो ये तो आप एनोड रेस बोल सकते हैं या फिर आप क्या बोल सकते हैं, कैनाल रेस। अब सवाल ये आता है सर ये इसकी डिस्कवरी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किसने किया था? इसको परफॉर्म किया था गोल्ड स्टीन ने। किसने परफॉर्म किया था? गोल्ड स्टीन ने। ठीक है ना, गोल्ड स्टीन ने। समझे मेरी बात? तो ये हो गया आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब इसके अंदर बात करते हैं हम कैनाल रेस या फिर एनोड रेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उससे पहले कुछ पॉइंट्स है पढ़ लेते हैं। व्हेन गैस इज केप्ट एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज एंड डिस्चार्ज ट्यूब, गैस starts conducting electricity because they ionize. ठीक है। The rays consisting of positively charged particle and produced due to the ionization of gas present in the discharge tube is canal rays or anode rays. ठीक है। चलिए तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। कैनाल रेज और एनोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? मोस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये पहले नहीं आना चाहिए था, पहले हम छोटे छोटे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है कि जो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। सवाल ये है कि सर ये जो आपकी कैथोड रेज थी वो तो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं कर रही थी, सर ये कैसे डिपेंड करता है? ये कैसे डिपेंड करता है? तो चलिए इसको समझते हैं। अगर हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी, तो हाइड्रोजन गैस आयोनाइज होगी और आयोनाइज होने के बाद क्या बाहर निकालेगी? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड की तरफ जाते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? कैथोड रेज। ठीक है ना। तो अगर आप हाइड्रोजन लो या फिर आप ऑक्सीजन गैस लो या फिर आप कोई सी भी गैस लो, उसमें से क्या बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेगा। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये बनाएगा H पॉजिटिव। अगर ऑक्सीजन गैस के ऑक्सीजन एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये क्या बनाएगा? O पॉजिटिव। अब अगर मैं H पॉजिटिव और O पॉजिटिव की बात करूँ, H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन बोलते हैं गाइस, ध्यान रखना इस चीज को। H पॉजिटिव को आगे जब भी हम प्रोटॉन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना, जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार यूज करते हैं, वैसे भी यूज करते हैं, तो उसको प्रोटॉन का मतलब होता है H पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। तो जब भी कैथोड रेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलने हैं हमेशा। लेकिन जब एनोड रेस की बात करेंगे तो आप अगर गैस को चेंज कर देंगे तो जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो भी तो चेंज हो रहा है ना। ठीक है, जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो भी क्या हो रहा है? वो भी चेंज हो रहा है। वो भी चेंज हो रहा है, यानी कि अगर आपने हाइड्रोजन गैस ली तो आपका H पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएगा। अगर आपने ऑक्सीजन गैस ली तो आपका O पॉजिटिव जा रहा है। यानी कि अगर आप गैस को बदलते हैं तो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो प्रॉपर्टीज भी, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक ही पॉजिटिव आएगा। दो इलेक्ट्रॉन भी तो निकल सकते हैं। ऑक्सीजन में से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, O2 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए जो कैनाल रेज होती हैं, जो एनोड रेज होती हैं, वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन कैथोड रेज कभी भी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे आपने पढ़ा था कि कैथोड रेज जो होती हैं वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, सेम ऐसे ही जो आपकी एनोड रेज होती हैं वो भी कैसे ट्रेवल करती हैं? वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। साथ ही साथ जैसे आपकी कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती हैं, सेम ऐसे एनोड रेज भी बनी होती है। सेम एनोड रेज भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाती हैं? डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कैथोड रेज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती थी, एनोड रेज नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, जो हमें बताता है कि क्या एनोड रेज जो होती हैं वो कैसा चार्ज होती हैं? वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो फॉर एनोड रेज। हमने वहां पर बोला था कि जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है वो सारी एनोड रेज के लिए सेम रहता है। क्यों? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही की ही बात करनी है ना। लेकिन अगर गैस के नेचर पे बात की जाए तो वहां पर कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो होता है वो डिपेंड करता है किस पर? नेचर ऑफ गैस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। ठीक है ना, चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है वो डिपेंड करता है किस पर? नेचर ऑफ गैस पर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी
ये हमने पढ़ी ली कि नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, जो बताता है कि एनोड रेज या कैनल रेज के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अब बात करते हैं चार्ज अपॉन मास रेशो की, E/m रेशो की, किसके लिए, फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए बात करते हैं, प्रोटॉन के लिए बात करते हैं। तो प्रोटॉन के लिए हम बात करेंगे, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है गाइस, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर यही मैं बात करूं कि प्रोटॉन के ऊपर मास कितना होगा, मास ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर मास कितना होगा, प्रोटॉन पर मास होगा 1.673 इंटू 10⁻27 kg। अगर ग्राम में आप इसको लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं -24 ग्राम। ठीक है, बात करते हैं कि चार्ज बाय मास रेशो कितना होगा, E/m। सिंपली आपको रटना नहीं है, आपको केवल इसको डिवाइड करके देख लेना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे इससे 1.673 इंटू 10⁻27, ये कुलम में है, ये केजी में है, तो ये वैल्यू जो आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा आपका 9.58 इंटू 10⁻4 कुलम पर केजी। ठीक है ना, जब आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा, वैसे आपको रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। अब ये सारी चीज़ें बात हो गई, हमने बात कर ली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे पढ़ लिया। अब ये तो दी आपकी आम जिंदगी। अब बात करते हैं कुछ बेंटोस जिंदगी के बारे में, मतलब कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। वो अच्छे पॉइंट्स क्या क्या हैं, पहला अच्छा पॉइंट, पहला अच्छा पॉइंट, जो कैथोड रेज होती हैं वो हमेशा ओरिजिनेट होती हैं कैथोड से। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैथोड रेज originates 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 from the cathode, from the cathode, but अगर मैं एनोड रेज की बात करूँ ना गाइस, अगर मैं एनोड रेज की बात करूँ ना, कैथोड रेज जो है वो कैथोड से जनरेट होंगी, लेकिन एनोड रेज कभी भी एनोड से जनरेट नहीं होंगी। ठीक है ना, फ्रॉम द एनोड। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया कि कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड रेज, ठीक है, बट एनोड रेज जो है वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं होंगी। ठीक है ना, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, इफ देयर इज वन रेजिडुअल गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, अगर एक ही टाइप की रेजिडुअल गैस में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लूं, द डिफरेंट एनोड रेज पार्टिकल्स में हैव डिफरेंट स्पेसिफिक चार्ज। मतलब अगर सपोज करिए, ध्यान से सुनिए, मैंने हाइड्रोजन गैस ली या मैंने ऑक्सीजन गैस ली है ना, और मैंने ऑक्सीजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भर दिया। अब ऑक्सीजन गैस को भरा और परफोरेटेड कैथोड लगाई तो मुझे एक ग्लो दिखेगा कैथोड के पीछे। वो जो ग्लो है वो किसकी वजह से है, वो एनोड रेज की वजह से है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो एनोड रेज के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए ऑक्सीजन एटम के अंदर से, तो जो O पॉजिटिव है वो O पॉजिटिव भी हो सकता है और 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, तो अलग अलग हो सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइस। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल है, इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is the specific charge of particle discovered in anode ray experiment depends on nature of gas। बिल्कुल बिल्कुल करता है, yes। अगला सवाल, the E/m ratio of anode rays produced in the discharge tube depends on the, जो E/m रेशो होता है प्रोड्यूस होता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो किस पर डिपेंड करता है, एनोड रेस की बात हो रही है गाइस, ध्यान से करना क्वेश्चन को, वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, कि जो गैस की नेचर है वो कैसी है, करता है नहीं करता है इस पर डिपेंड। अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो कैथोड रेज है उनका नहीं करता, लेकिन अगर एनोड रेस की बात की जाए तो एनोड रेस के अंदर गैस कौन सी भरी हुई है। देखो मैं बार बार इस पर क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन होता है, यही जो पॉइंट्स है ना, यही जो पॉइंट्स है यही कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है, मतलब इन्हीं चीज़ों के अंदर ना जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, आते आती चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं पॉइंट्स पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, है द कैथोड रेज आर मेड अप ऑन इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एनोड रेज आर मेड अप ऑफ, वेरी सिंपल, ओनली प्रोटॉन्स। ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अब हमने जान लिया दो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, तो उनकी डिस्कवरीज हमने पढ़ ली, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं, जो कि है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। चैडविक। अब इसको याद कैसे रखना है, तीनों के कंफ्यूजन हो जाता है, मैं समझता हूँ कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, ईट पर नाच। ईट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की किसने की थी? चैडविक ने। ठीक है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? चैडविक सर ने क्या किया? चैडविक सर ने बेरिलियम लिया। सभी जानते हैं बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास नंबर 9 होता है, और इस बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग यानी कि बारिश करा दी। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? अल्फा पार्टिकल, वन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू वन हीलियम न्यूक्लियस। बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल आप याद रखिए 2He4, इसकी बारिश करा दी, बॉम्बार्डिंग करा दी। जैसे ही इसकी बॉम्बार्डिंग कराई, तो बॉम्बार्डिंग कराने के बाद उन्होंने देखा क्या कि इन दोनों के मिलने से एक नया एटम बना। नया एटम मतलब एक नॉन एटम बना, जो था कार्बन, कार्बन 612। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से, 4+2 कितना आ गया? 6। लेकिन 9+4 कितना आ गया? 12। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो देखा गया कि ऐसे क्या हुआ, तो पता क्या चला कि यहाँ पर एक पार्टिकल, एक सब एटॉमिक पार्टिकल बाहर निकलता है, जिसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नाम दिया गया। और ये न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है, ये फर्दर से टूट जाता है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, फिर से टूट जाएगा। तो देखा गया कि यहाँ पे एक पार्टिकल बाहर निकलता है, जिसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? अगर मैं मास की बात करूँ कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, अगर न्यूट्रॉन की मास की बात की जाए तो 1.67। इतना तो प्रोटॉन का भी सेम है, बस वहाँ पर 3 था, यहाँ पर 5 है। 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये किस पर मास होता है? ये किसका मास होता है? न्यूट्रॉन का। लेकिन अगर मैं वहीं पर चार्ज की बात करूँ, किसकी बात करूँ? चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। अगर मैं न्यूट्रॉन पर चार्ज की बात करूँ, तो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 0। ठीक है, कितना चार्ज होता है? 0। तो ये किसके बारे में बात हो गई? हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और भी बहुत सारे सब फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिट्रॉन, है ना, ऐसे ही और भी होते हैं, बोसोन वोसोन, पता नहीं क्या क्या होते हैं। मतलब आपको उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपके सिलेबस में जितना है मैंने उतना आपको बताया। उसके लिए हम अगर बात करनी है तो हम एक्स्ट्रा कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है ना, अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट है जो चैडविक ने परफॉर्म किया था। ठीक है ना, ये रहा। तो चलिए कुछ बातें करते हैं। बात क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले, जैसे आपसे कोई पूछ ले यहाँ पे कि आप मुझे न्यूट्रॉन का ही मास बताओ, लेकिन एएमयू में बताओ, आप मुझे इलेक्ट्रॉन का ही मास बताओ, एएमयू में बताओ, तो कैसे बताओगे? आप मुझे इलेक्ट्रॉन का मास बताओ एएमयू में। तो आपको याद रखना है, फिलहाल हम बात करेंगे एएमयू होता क्या है। ठीक है ना, यूनिफाइड मास होता है। 1 एएमयू के अंदर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होते हैं। ठीक है ना, और अगर मैं बात करूं 1 kg में कितने एएमयू होंगे, तो 1 kg में यूनिटरी मेथड लगाना है, 1/1.66 इंटू 10⁻⁻27 इतने एएमयू होंगे। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इतने मास के लिए, इतने केजी के लिए कितने एएमयू होंगे? तो 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻27। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.00030 आएंगी 578 एएमयू, यानी कि नियर अबाउट 0 के बराबर।
अगर मैं यहीं पर प्रोटोन की बात करूँ, प्रोटोन की, तो प्रोटोन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटोन के ऊपर मास कितना होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.675 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻27 और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने पर कितना आएगा, सोल्व करने पर आएगा लगभग लगभग 1.007 AMU। और अगर मैं यही सेम न्यूट्रॉन के लिए भी करूं तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो कितना हो जाएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻27 जो कि होगा 1.008 AMU। तो ये आपको मैंने चीज़ बताई, आपको पता होना चाहिए, छोटी सी बात है ना। साथ ही साथ अगर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ किस बारे में, आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसी को कंपेयर करूं इलेक्ट्रॉन के मास को हाइड्रोजन के मास से, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन इन AMU, हाइड्रोजन एटम का मास जो AMU में होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.008 AMU। कुछ चीज़ें गाइस इसमें जैसे AMU क्या है ये सब चीज़ें हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर में हम सारी चीज़ें समझेंगे कि AMU क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। फिलहाल आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं कंपेयर करूँ, अगर मैं बात करूँ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेशो निकालूँ किसके साथ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो कितना होगा 1.008 डिवाइडेड बाय 0.0000548 548, ये यहाँ पे 4 होगा 548, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, ये आता है 1837। इसका मतलब ये है कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी है। तो मेरी बात, जो इलेक्ट्रॉन है उससे 1837 1837 टाइम्स ज्यादा मास है किसका, एक मास का, एक हाइड्रोजन एटम का। सुन में आ रही है। ये हो गया आपका किसके बारे में, ये हो गया आपका हाइड्रोजन एटम के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन तो होगा, प्रोटॉन भी होगा, लेकिन हमने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो न्यूट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। नाउ हम जान चुके हैं, अगर हम लोग बात करें कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से, हमने 3 पढ़े, पहला हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमने पढ़ा प्रोटॉन, तीसरा पढ़ा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से। अगर एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें तो एब्सोल्यूट चार्ज ये रहा, जो कि हम पहले जान चुके हैं। और अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन पर है। तो अगर इसकी रिस्पेक्ट में मैं चार्ज निकालूं तो इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1 और न्यूट्रॉन पर कितना आएगा 0। और ये क्या है, ये सारे मासेज हैं किसके अंदर, kg के अंदर। ये सब कुछ हम पहले जान चुके हैं, ठीक है। कुछ सवाल, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज, जो कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज है, क्या वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, नहीं करता। डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, नहीं करता। डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल बिटवीन कैथोड एंड एनोड रेज, नहीं करता। इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगला सवाल, द E/m ratio of cathode rays is x unit. When hydrogen is filled in the discharge tube, what will be its value when deuterium D2 is filled in it? तो हमने बात किया था कि जो कैथोड रेज हैं वो नेचर ऑफ गैस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता, हमेशा सेम रहता है। अगर E/m रेशियो कैथोड रेज का x है तो गैस चेंज करने पर भी क्या रहेगा, x ही रहेगा। तो में आ रही है गाइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कैथोड रेज आर एमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैथोड, ठीक है, ये पॉइंट हमने बात की थी ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटोर जिंदगी वाला बात जो बोली थी। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ठीक है। एनोड रेज आर हेवियर देन कैथोड रेज, एनोड रेज आर एमिटेड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनोड,
नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और इस पॉइंट को भी आप क्या कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन lithium vapors were filled in the discharge tube for anode rays experiment, when the anode rays were found to contain Li1 positive ion, Li1 पॉजिटिव, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3 और मास नंबर कितना है 7। देयरफॉर ईच पार्टिकल्स ऑफ एनोड कंटेन, तो 1 पॉजिटिव का मतलब अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं। तो आपको पता है कि जो ए होता है, ए किसके बराबर होता है, ए बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। और न्यूक्लियंस क्या होता है, न्यूक्लियंस होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं और अगर मैं जेड की बात करूँ एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ उसके प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे आपके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो होंगे आपके 3। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है तो आपका जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे 4। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए तो एक +1 आ गया ना, तो एक बाहर निकाल दिया। तो वैसे तो बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, बट आयन के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा। तो लिथियम 1+ है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो 1 प्रोटॉन ना, 3 प्रोटॉन्स हाँ हो सकता है, लेकिन 4 न्यूट्रॉन्स हो सकता है ओनली ना, इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे ना, ये भी गलत। 3 प्रोटॉन्स 4 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन ना, ये भी गलत हो गया, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट सवाल, ई बाई एम रेशो इज मैक्सिमम फॉर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं ई बाय एम की बात करूं तो ई बाय एम रेशो क्या है, चार्ज अपॉन मास का जो रेशो है उसी को बोलते हैं ई बाय एम रेशो, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का मास कम होगा, किसी का मास अगर कम होगा, अगर किसी का मास कम है, तो अगर मैं इस रेशो की बात करूं तो ये रेशो भी क्या हो जाएगा कम, सॉरी ये रेशो भी क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करूं तो Na पॉजिटिव का जो मास नंबर है, मास है वो कितना है, वो है आपका 23। एल्यूमिनियम का कितना है 27। हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का 1। मैग्नीशियम का कितना है, मैग्नीशियम का 24। तो इसका मास सबसे कम है, तो इसका मतलब यही आपको क्या हो जाएगा, ई बाई एम रेशो इज मैक्सिमम फॉर H प्लस आयन। अगला सवाल, द स्पेसिफिक चार्जेस ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन द रेशो 2:3 if the mass Ma and Mb is 2:3, the ratio of their charges EA EB is। तो स्पेसिफिक चार्जेस दिए हुए पार्टिकल्स के, उनका रेशो दिया हुआ है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब E बाय M का रेशो दिया हुआ है A के लिए, E बाय M का रेशो दिया हुआ है किसके लिए, B के लिए, कितना दिया हुआ है 2/3। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं EA मल्टीप्लाई बाय MB डिवाइडेड बाय EB मल्टीप्लाई बाय MA। जस्ट अ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है, और आपको MA और MB का वैल्यू दिया हुआ है, इसको इधर ले आऊँगा, इसको इधर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा EA बाय EB इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इट विल बी 4/9, इट मीन्स 4:9, ठीक है, वेरी सिंपल। तो आज के लिए इतना है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। केवल आपको करना क्या है, बस आपको सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करना है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आई होप आप एक बहुत ही अच्छी रैंक लेके आएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।